जय हिंद। आज के सेशन में हम लोग जनजाति का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हो जनजाति यह चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति हो जनजाति है, जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड ग्रुप से आती है। यह जनजाति कोल्हान प्रमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। हो जनजाति सबसे अधिक कोल्हान प्रमंडल में पाई जाती है। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां में पाई जाती है। हो जनजाति झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। हो समाज निसत्तात्मक समाज है। इस जनजाति की भाषा मुंडारी है। हो जनजाति की भाषा क्या है? मुंडारी है, जो संथाली से मिलती जुलती है। मुंडारी जो है वो संथाली से मिलती जुलती भाषा है। इनके यहाँ वधू विवाह का प्रथा प्रचलित है। हो जनजाति में वधू विवाह का प्रथा प्रचलित है और इनके समाज में कई प्रकार के विवाह होते हैं। पहला है आदि विवाह। इसमें स्वयं वर विवाह का प्रस्ताव लेकर किसी मध्यस्थ के माध्यम से वधू के घर जाता है। आदि विवाह में क्या होता है? वर स्वयं विवाह का प्रस्ताव लेके किसी मध्यस्थ के माध्यम से बहू के घर जाता है। दिक्कू आदि विवाह यह गैर जनजातियों के साथ किया जाने वाला विवाह है। दिक्कू विवाह जो है वो गैर जनजातियों के साथ किया जाने वाला विवाह है जो हिंदू धर्म से प्रभावित है। दिक्कू विवाह जो है वो गैर जनजातियों के साथ किया जाने वाला विवाह है जो हिंदू धर्म से प्रभावित है। नेक्स्ट है ओपोर तिथि विवाह। वर पक्ष की ओर से कन्या का अपहरण करके जो विवाह किया जाता है उसे ओपोर तिथि विवाह कहते हैं। ओपोर तिथि विवाह में क्या होता है? वर जो है वो कन्या का अपहरण करके और विवाह करता है। उस विवाह को ओपोर तिथि विवाह कहा जाता है। राजी खुशी विवाह, इसमें वर और कन्या की मर्जी से, राजी खुशी विवाह में वर और कन्या की मर्जी से विवाह किया जाता है, उसे राजी खुशी विवाह कहते हैं। आदेर विवाह, इसे रेहट विवाह के नाम से भी जाना जाता है। आदेर विवाह को यह वधू द्वारा विवाह होने तक वर के यहाँ जबरदस्ती रहकर कार्य करती है। आदेर विवाह में वधू जो है वो वर के यहाँ जबरदस्ती रहकर कार्य करती है विवाह होने से पहले। अब देखते हैं इसका शासन व्यवस्था। हो जनजाति का शासन व्यवस्था। हो जनजाति के शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कहा जाता है। हो जनजाति के शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कहा जाता है। इनके शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को मुंडा कहा जाता है। हो जनजाति में जो शासन व्यवस्था है उसे मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कहा जाता है और इनके शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को मुंडा कहा जाता है। और मुंडा को सहायता करने वाले को डकुआ कहा जाता है और जो मुंडा की सहायता करता है उसे डकुआ कहा जाता है। यह मुंडा के संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। डकुआ जो है वो मुंडा की संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। 7 से 12 के समूह, गांव के समूह को पीर या परहा कहा जाता है। 7 से 12 गांव के समूह को पीर या परहा कहा जाता है। परहा में जो न्यायिक कार्य करता है परिपंच कहलाता है और पहरा का न्यायिक कार्य करने वाले को परिपंच कहा जाता है। जबकि पीर या परहा के प्रधान को मानकी कहा जाता है और परहा के प्रधान को मानकी कहा जाता है। ब्रिटिश काल में हो जनजातियों के शासन व्यवस्था को मान्यता दे दिया गया था। ब्रिटिश काल में ही हो जनजातियों की शासन व्यवस्था को मान्यता दे दिया गया था। अंग्रेज अधिकारी विल्किंसन ने इसे मान्यता दिया था। किसने मान्यता दिया था? विल्किंसन ने। इसीलिए 1834 ईस्वी के विल्किंसन कानून पारित किया गया था। इसीलिए 1834 ईस्वी में विल्किंसन कानून पारित किया गया था। इसी कानून के द्वारा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को वैध मान लिया गया था।
हो जनजातियों में प्रधान देवता सिंगबोंगा, हो जनजातियों के प्रधान देवता को सिंगबोंगा कहा जाता है, जबकि ग्राम देवता पाहुई बोंगा है। प्रधान देवता सिंगबोंगा, ग्राम देवता पाहुई बोंगा है। इनके यहाँ धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले को देउरी कहा जाता है। जो पूजा पाठ करवाते हैं हो जनजाति में उसे देउरी कहा जाता है। हो जनजातियों में जीविका का साधन कृषि ही थी। हो जनजातियों में जीविका का साधन कृषि थी। इसके यहाँ भी निम्न प्रकार के कृषि भूमि पाई जाती है। हो जनजातियों में भी बहुत प्रकार की भूमि पाई जाती है, जैसे में बेड़ो भूमि, यह सर्वाधिक उपज वाली भूमि थी। वादी भूमि, इसमें सिर्फ धान की खेती होती है। गोड़ा भूमि, इसमें मोटा अनाज जैसे महुआ आदि की खेती की जाती थी। इल्ली, यह पवित्र पेय पदार्थ था जो अनुष्ठान के समय देवी देवताओं को चढ़ाया जाता था। इल्ली क्या है? एक पेय पदार्थ है जो अनुष्ठान मतलब पूजा पाठ के समय देवी देवताओं को चढ़ाया जाने वाला पेय पदार्थ है इल्ली। अब है खड़िया जनजाति। यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड ग्रुप से आती है। प्रारंभ में यह जनजाति पालकी ढोने का काम करता था। खड़िया जनजाति सबसे पहले पालकी ढोने का काम करता था। यह जनजाति मुख्य रूप से गुमला, सिमडेगा, रांची, लातेहार और हजारीबाग जिले में निवास करती है। खड़िया जनजाति में भी कई उपजातियां हैं, जैसे पहाड़ी खड़िया, ढोलकी खड़िया, दूध खड़िया। ये सब खड़िया जनजाति की उपजाति है। यह जनजाति पितृसत्तात्मक है। खड़िया जनजाति पितृसत्तात्मक है। इनके यहाँ बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। खड़िया जनजाति में बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। इनके ग्राम प्रधान को प्रधान कहा जाता है और जातीय पंचायत को धीरा कहा जाता है। जातीय पंचायत को धीरा कहा जाता है। जातीय पंचायत के प्रधान को विदिया कहा जाता है। जातीय पंचायत के प्रधान को विदिया कहा गया। खड़िया जनजाति खड़िया भाषा बोलती है। खड़िया जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? खड़िया भाषा बोलती है। इसके यहाँ भी सगोत्रीय विवाह वर्जित है। खड़िया जनजाति में भी सगोत्रीय विवाह वर्जित है। इनके यहाँ भी कई प्रकार के विवाह प्रचलन है, जिसमें प्रमुख विवाह असल विवाह है। खड़िया जनजाति में बहुत प्रकार के विवाह प्रचलन में है। इसमें असल विवाह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, प्रचलन में है। इसके अलावे अपहरण विवाह, प्रेम विवाह की जानकारी मिलती है। खड़िया जनजाति में कौन कौन से विवाह है? अपहरण विवाह, प्रेम विवाह। खड़िया जनजाति का प्रमुख देवता बेला भगवान। खड़िया जनजाति का प्रमुख देवता बेला भगवान। पहाड़ का देवता पार दुब्बो, वन का देवता वो राम और वन की देवी गुमी होती है। खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता को बेला भगवान कहा जाता है। पहाड़ के देवता को पार दुब्बे, वन देवता को वो राम और वन की देवी को गुमी कहा जाता है। खड़िया जनजाति में धार्मिक प्रधान को कोल कहा जाता है। खड़िया जनजाति में धार्मिक प्रधान को कोल कहा जाता है। इस जनजाति में भी संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है। खड़िया जनजाति में भी संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है। इनके यहाँ भी ग्राम पंचायत की व्यवस्था होती है। इसके मुखिया को प्रधान कहा जाता है। खड़िया जनजाति में ग्राम पंचायत के मुखिया को प्रधान कहा जाता है और प्रधान की सहायता करने वाले को नेगी कहा जाता है, और जो प्रधान की सहायता करता है उसे नेगी कहा जाता है। इसी प्रकार प्रधान के सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाले संदेशवाहक को गंडा कहा जाता है, और जो खड़िया जनजाति में सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है उसे गंडा कहा जाता है। पंचायत का प्रमुख कार्य जनजातियों को सुरक्षा प्रदान करना, रीति रिवाजों को बनाए रखना और उसे सही ढंग से पालन करना
मुख्य कार्य है। अब देखते हैं शासन व्यवस्था। खड़िया जनजातियों में स्वशासन व्यवस्था को ढोकलो सोहराय शासन व्यवस्था कहा जाता है। खड़िया जनजाति में शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ढोकलो सोहराय शासन व्यवस्था कहा जाता है। इनके यहाँ ढोकलो सोहराय एक महासभा होती थी। ढोकलो सोहराय क्या होती थी? महासभा, जो सभी जनजातीय कानूनों से संबंधित कार्यों का निपटारा करती थी। खड़िया समाज के राजा को ढोकलो सोहराय कहा जाता है, और जो खड़िया समाज के राजा हैं उसे क्या कहा जाता है? ढोकलो सोहराय। खड़िया समाज में गांव का प्रमुख व्यक्ति महतो कहलाता है। गांव का प्रमुख व्यक्ति को क्या कहते हैं? महतो। खड़िया समाज में गांव के प्रमुख को महतो कहा जाता है, जो उस समय समाज का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है। इसके अलावे इसके समाज के लिए, इसके सहायता के लिए करटाहा होता है। महतो की सहायता के लिए करटाहा होता है, जो गांव का नेता होता है। यह गांव के झगड़े का निपटारा करता है। गांव के झगड़े का निपटारा कौन करता है? करटाहा। यह क्या होता है? महतो का सहयोगी। इसके यहाँ धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। खड़िया जनजाति में धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। नागवंशीय शासन व्यवस्था। नागवंश राज की स्थापना धनी मुकुट राय ने की थी। नागवंश राज की स्थापना किसने किया था? धनी मुकुट राय ने किया था। इन्हें आदि पुरुष भी कहा जाता है। धनी मुकुट राय को आदि पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी सुतियाम्बे को बनाया था। धनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? सुतियाम्बे। और वहीं पर एक सूर्य मंदिर, सुतियाम्बे में ही एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, और एक गैर आदिवासी भैराम श्रीवास्तव को दीवान नियुक्त किया था। नागवंशीय शासन व्यवस्था में धनी मुकुट राय के बाद मुकुट राय, मदन राय, प्रताप राय शासक बने। धनी मुकुट राय के बाद मुकुट राय, मदन राय और प्रताप राय शासक बने। प्रताप राय ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे से हटाकर चूटिया कर लिया था। धनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे बनाया। जब प्रताप राय शासक बने तो उन्होंने चूटिया से हटाकर सुतियाम्बे से हटाकर अपनी राजधानी चूटिया कर लिया, और वहीं पर अपना शासन का केंद्र स्थापित कर लिया, जो रांची के नज़दीक है। चूटिया कहाँ है? रांची के आसपास में है। नागवंश में अगला शासक भीमकर्ण हुआ। नागवंश का जब प्रताप राय हटे उसके बाद कौन शासक बने? भीमकर्ण। उन्होंने कर्ण की उपाधि धारण की। अब क्वेश्चन पूछता है कर्ण की उपाधि किन्होंने धारण किया था? तो किन्होंने कर्ण की उपाधि धारण की थी? भीमकर्ण ने। भीमकर्ण ने अपना राज्य का विस्तार किया। उसी समय सरगुजा के राजा रक्सेल राजा के साथ बरबा का युद्ध हुआ था। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी चूटिया से हटाकर खुखरा कर लिया। बाद में उन्होंने अपनी राजधानी चूटिया से हटाकर खुखरा कर लिया। इसके बाद नागवंश में शिवदास कर्ण शासक हुए। भीमकर्ण के बाद शासक कौन हुए? शिवदास कर्ण। इन्होंने गुमला के आसपास अपना साम्राज्य का विस्तार किया था, और इन्होंने गुमला के पास घाघरा में छापा मुनि का मंदिर बनाया था। छापा मुनि का मंदिर में इसके शासन काल में नागवंशीय राज्य कुछ सुरक्षित रहा था। इसके बाद प्रतापकर्ण और छत्रकर्ण शासक हुए। छत्रकर्ण ने कोराम्बे में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। छत्रकर्ण ने कोराम्बे में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। अंत में नागवंश में प्रताप उदयनाथ सहदेव शासक हुए। अंत में सबसे अंतिम नागवंश का अंतिम शासक कौन थे? प्रताप उदयनाथ सहदेव। इन्होंने रांची के रातू में रातूगढ़ का किला बनवाया था।
रांची के रातू में रातूगढ़ का किला बनवाया था और अपनी राजधानी रातूगढ़ को बनाया और वहीं से अपना शासन सत्ता का संचालन किया। शासन व्यवस्था, नागवंशीय शासन व्यवस्था अत्यंत सरल शासन व्यवस्था थी। नागवंशीय शासन व्यवस्था अत्यंत सरल शासन व्यवस्था थी। इसमें प्रधान राजा होता था। नागवंशीय शासन व्यवस्था में प्रधान को राजा कहा जाता है, राजा ही प्रधान था, जबकि गांव के प्रधान को महतो कहा जाता था। राजा को कर के रूप में अनाज मिलता था। अनाज को जहाँ जमा किया जाता था उसे भंडारा कहा जाता था। अनाज को जमा करने वाले स्थान को भंडारा कहा जाता था और इसे देखभाल करने वाले को भंडारी कहा जाता है और जो अनाज की देखभाल करता है उसे भंडारी कहा जाता था। राजा की सहायता के लिए भंडारी के अतिरिक्त अमीन, कोतवार, सहनी आदि होते थे, जो नागवंशीय शासन व्यवस्था के अंग होते थे। अब देखते हैं खरवार जाति। खरवार जनजाति यह झारखंड की 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। खरवार जो है वो झारखंड की 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, जो मुख्य रूप से हजारीबाग, चतरा, रांची, लोहरदगा और सिंहभूम जिले में निवास करती है। ये मुख्यतः द्रविड़ प्रजाति से आती है। खरवार द्रविड़ प्रजाति से आती है। इनकी भाषा खरवारी है। खरवार जनजाति की भाषा क्या है? खरवारी। खरवार जनजाति में भी कई उपजातियां पाई जाती है, जैसे मांझी, भोक्ता, राउत और महतो। यह जनजाति भी पितृसत्तात्मक परिवार है। खरवार जनजाति भी पितृसत्तात्मक परिवार है। इनके यहाँ बाल विवाह श्रेष्ठ माना जाता है। खरवार जनजाति में बाल विवाह श्रेष्ठ माना जाता है। इनके व्यवस्था में ग्राम पंचायत को बैठकी कहा जाता है। खरवार जनजाति में ग्राम पंचायत को बैठकी कहा जाता है और ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया या बैगा कहा जाता है। ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया या बैगा कहा जाता है। खरवार जनजाति में 5 गांव के प्रधान को पंचौरा कहा जाता है। खरवार जनजाति में 5 गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? पंचौरा। इस जनजाति का मुख्य पेशा कृषि है। खरवार जनजाति का मुख्य पेशा कृषि है। इसके प्रमुख देवता सिंगबोंगा हैं और धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है। खरवार जनजाति के धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है। खरवार समाज में जातीय पंचायत पाया जाता है। जातीय पंचायत का प्रमुख मुखिया या बैगा होता है। जातीय पंचायत का प्रमुख मुखिया या बैगा होता है, जो खरवार जनजाति से संबंधित सभी प्रकार के विवादों को सुलझाता है। इसके आगे के वीडियो में हम लोग दोस्तों भूमिज जनजाति, असुर जनजाति, बंजारा जनजाति, बेदिया जनजाति इत्यादि जनजातियों के बारे में आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।